कैराना और अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे के बिना बीजेपी यूपी नहीं जीत सकती। इसी पर हमारी बहस चल रही है। मुकेश जी, आपको क्या लगता है? मुकेश नायक जी, क्या इन दो मुद्दों के बिना, धार्मिक मुद्दों के बिना बीजेपी यूपी नहीं जीत पाएगी? मुझे लगता है कि उपलब्धियों के आधार पर लोकतंत्र में जो चुनाव राजनीतिक दलों को, नेताओं को लड़ना चाहिए, जो अपनी बात कहना चाहिए, वो बात नेता कह नहीं पा रहे हैं। अभी आरएसएस के प्रवक्ता माननीय बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जिन पलायन की मैंने बात कही वो सामाजिक सरोकारों से ताल्लुक। अब देख लिया आपने, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बच गए आप। रोटी जैसी जी, सीधा पूछा मैंने कैराना और अयोध्या। मैं उसी पर आ रहा हूं। क्या बीजेपी मैं जवाब देना चाहता हूं, आप सुनिए। देखिए, इनकी कोई उपलब्धियां नहीं है जब तक ये दो बड़े समुदायों में विभाजन नहीं करेंगे, पोलराइज नहीं करेंगे। ये इनका पुराना हथकंडा है, उसी दिशा में ये बिल्कुल चले जा रहे हैं। ये इस पे बात नहीं कर सकते कि महंगाई की क्या स्थिति है, काले धन की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है। मनरेगा के मजदूरों को 4-4 महीने केंद्र शासन। मतलब आप ये कह रहे हैं विकास में उपलब्धियां नहीं है तो धार्मिक मुद्दे उठेंगे, लेकिन बीजेपी धार्मिक मुद्दों पर जीत लेगी, आप ये कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जब हम मस्जिद गिरा सकते हैं तो मंदिर बना क्यों नहीं सकते। अब उनकी गिराने की क्षमता तो हमने देख ली, लेकिन बनाने की क्षमता ये दिखाते ही नहीं है। मंदिर बनाने का राग ये पिछले 20 साल से अलाप रहे। नहीं, मतलब आप मान रहे हैं कि धार्मिक मुद्दों पे, पोलराइजेशन पे बीजेपी यूपी जीत लेगी। बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है। देखिए, बीजेपी यूपी में चुनाव सांप्रदायिक मुद्दा बनाने से भी नहीं जीतेगी। राम मंदिर के मुद्दे पर इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची। देश में 2 साल की जो इनकी परफॉर्मेंस रही है उसकी इनकी पोल खुल गई है। ये सांप्रदायिक मुद्दे पर, मंदिर के मुद्दे अच्छा, पर ठीक है मदन जी, दोनों स्थितियों में बीजेपी। संबित, एक सेकंड में मदन चौहान एक कमेंट में आपका ये चाह रहा है, अगर एक तरफ मोदी जी धुआंधार रैलियां करते हैं और विकास 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 की बात करते हैं जैसा वो लगातार करते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी कैराना, राम मंदिर और ये मुद्दे उठाती है, तो ये जो दोधारी इनका हथियार है, इससे आप कैसे निपटेंगे? देखिए, कोई से भी हथियार में दम नहीं, न धार है उस पे। कोई से भी जो वादे करे थे उन वादों में कहीं खरा नहीं उतर पाए। और ये आपके बहुत सारे वादे थे, काले धन के, किसानों के, तमाम चीजों के, वो सब फेल हो गए तो वो भी गया। अब ये पुराना हथियार लेकर के चलना चाहते, वो ठुट हो गया। तो अब कहीं कुछ नहीं, अब जनता समझ गई है। आम मतदाता, सम्मानित मतदाता जानता है कि विकास के बगैर कोई रास्ता नहीं जाता। इसीलिए आपने भी सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ले ली। विकास एक तरफ आप कह रहे हैं कि आदमी, एक सेकंड, आप कह रहे हैं एक तरफ की आदमी विकास चाहता है, यूपी की जनता विकास पे वोट देगी, लेकिन आपने भी सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ले ली है, ऐसा क्यों? जी हाँ, देखिए कोई लाइन नहीं ली है। अरे लेकिन कहीं भी कोई बात आएगी उसका जवाब तो देना ही चाहिए। पलायन की बात हुई, एक तरफ तो माननीय सांसद जी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ ना आओ, दूसरे कह रहे हैं कि जब तक लौट के नहीं आएंगे लोग तो हम जब तक अपना धरना जारी रखेंगे, अपना आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन मैं उनसे पूछ रहा हूं, संबित, इसका मतलब ये राकेश जी एक सेकंड, संबित, इसका मतलब ये तो अब साफ है ना, मोदी जी विकास से अटैक करेंगे यूपी में, और बीजेपी के ग्राउंड वर्कर और जो बाकी नेता हैं वो कैराना, हिंदू पलायन, मंदिर और इस तरह के मुद्दे उठाएंगे, ये तो तय है ना? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो 4 प्लेयर्स रहेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा और बसपा। आप चारों की कंडीशन को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, एक मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में है। हमारे पास अपना डेवलपमेंट का एजेंडा है जो हम शोकेस करेंगे, गिनवाएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आप कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस के पास क्या एजेंडा है? कांग्रेस का एजेंडा है प्रशांत किशोर को चुनना है, कि प्रियंका गांधी को चुनना है, कि राहुल गांधी को छोड़ना है। तो आपके पास भी नहीं है कोई यार। लगी हुई है। समाजवादी पार्टी तो खुद डांट, सर सुन लीजिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है वहां तो नेता खुद डांट खाने में लगे हैं। अखिलेश यादव तो हर तीसरे दिन में डांट खाते हैं नेताजी से। अरे तो बाप है, डांट देता है तो उसमें बुरा क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं, आप बताइए, नेताजी खुद मतलब संबित, आप मानेंगे नहीं, अरे बाप है, आप मानेंगे नहीं कि चुनाव में कैराना और अयोध्या जैसे मुद्दे बनेंगे? आप कह रहे हैं सिर्फ विकास होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं मानक जी, नेताजी हमारे नेता है। सुनिए, मैं कंप्लीट करूं मौलाना साहब, मैं कंप्लीट करूं। काट भी सकते हैं। देखिए, मैं आपको मदन जी एक सेकंड, जहां तक मुद्दा है, मदन जी एक सेकंड,
हाँ, संबित। अरे 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 तीर्थ यात्रा से पहले ऐसी बौखलाहट ठीक नहीं है। हाँ देखिए, ऐसा मैं कह रहा था कि डेवलपमेंट का हमारा मुख्य एजेंडा है, मतलब उसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हिंदुओं के ऊपर या किसी के ऊपर भी अत्याचार हो रहा हो तो हम अपने मुंह पे पट्टी बना के बैठे रहेंगे। नहीं नहीं, हम तो खाली डेवलपमेंट का बात करेंगे, ये चाहे हिंदुओं के ऊपर किराना में कुछ भी होता रहे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये उचित है क्या किसी को भी? मैं तो कह रहा हूं, छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी, किसी भी व्यक्ति के लिए उचित है क्या? मौलाना साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, मौलाना साहब अगर आपके सामने किसी हिंदू परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी मुसलमान परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, तो क्या आप चुप बैठेंगे? आप कहेंगे नहीं मेरा काम तो सिर्फ इबादत करना है, इन सब अगर मुद्दा है तो बनेगा। ठीक उसी प्रकार मेरा काम डेवलपमेंट का है, मगर ये नहीं कि अत्याचार को मैं सहता रहूंगा। संबित जी, अब मैं एक बात बता दूं, देखिए कैराना का जो मसला है वो सबको पता है कि क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश से चुनाव से पहले 2017 से पहले अभी कितने कैराना होंगे, अभी ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा। मैं जो कहना चाहता हूं कि आप मोदी जी ने जो डेवलपमेंट के वादे किए हैं उसे लेकर के आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे या योगी आदित्यनाथ? वो कह रहे हैं दोनों, वो कह तो रहे दोनों। अगर दोनों जाएंगे तो फिर सफाया है आपका, इसलिए कि पब्लिक अब पुरानी बोतल में नई शराब अब नहीं ढूंढती। अब तो मैं समझती हूँ। मौलाना साहब एक बात बताइए, मौलाना साहब एक बात बताइए, एक सेकंड, संबित एक सेकंड। मौलाना साहब, आप तो बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह आपने भविष्यवाणी कर दी है जी, बहुत बड़े राजनीतिक जानकार हो गए आप तो मौलाना साहब। क्यों? आपने कह दिया इन दो मुद्दों को लेके जाएंगे तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अरे भाई, वहां की जनता को जैसे आप बिल्कुल एक एक वोटर बिहार में देख लिया, दिमाग समझते हैं आप। मानक जी, बिहार में लोगों ने देख लिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो जलील किया है बिहार के लोगों ने। कितना 26 रैलियां, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जिसकी वाहवाही हो रही है, मोदी के नारे पूरी दुनिया में लग रहे हैं, और बिहार से खाली हाथ वापस आना पड़ा। ये कम बेइज्जती है प्रधानमंत्री की? और बीजेपी कहां सोई हुई है कि प्रधानमंत्री को इतना जलील होने के बाद फिर उतारेगी यूपी में? आप क्या बात कर रहे हैं? इंतजार तो करिए। अरे कितना इंतजार? क्या पता अब प्रधानमंत्री की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ना हमारे हिंदुस्तान का हिंदू बर्दाश्त करेगा और ना मुसलमान बर्दाश्त करेगा। वो वजीर आजम है हमारे मुल्क का, कितना जलील करवाएंगे आप लोग? आपको पीएम मोदी की बड़ी चिंता हो रही है? बिल्कुल चिंता हो रही है साहब। इतना जलील किया बिहार में बीजेपी के लोगों ने, इतना जलील करवाया उस आदमी को जिसने पूरी दुनिया में अपना डंका बजवाया। जलील करवा के रखवा दिया इन लोगों ने चंद सीट के खातिर। अब वही उत्तर प्रदेश में करेंगे ये। योगी अपनी भाषा बोलेंगे, साक्षी अपनी भाषा बोलेंगे, स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी जाकर के परिता अलग लगाएंगे, प्रधानमंत्री बेचारे विकास की बात करेंगे। क्या होगा उत्तर प्रदेश में तो देखेंगे। अच्छा संबित, जल्दी से एक कमेंट, उसके बाद राकेश जी के पास जाना है। संबित, देखिए, मुझे लगता है मौलाना साहब को थोड़ा सा असम का चुनाव का नतीजा और जो 5 राज्य में चुनाव हुए उसके बढ़ते हुए वोट परसेंटेज का कागज भी थमा देंगे, ताकि वो जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जलालत हो रही है वो उसके भी विषय में जान लेंगे। देखिए, बिहार में चुनाव हुआ, आप कह रहे हैं 26 रैली प्रधानमंत्री ने की, उसके बावजूद भी हम हार गए। देखिए, हार जीत चुनाव में होता रहेगा, मगर अमित जी चाहे हमारे राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे पास ऐसे नेताओं की धरोहर है जो 24 घंटे काम करने की क्षमता रखते हैं, सच्चाई के आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। करा लीजिए, हमें समझा रहे हो। मैं चैलेंज करता हूं, 26 रैली का 2 रैली करके देख ले कैसे होगा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड संबित, राजनीति में ठीक है संबित, लगातार काम विकास के मुद्दे पे आइए और योगी जैसे लोगों को दबा के रखिए, पूरे मुल्क में अमन आ जाएगा। राकेश जी जवाब से जो उम्मीद है, मैं राकेश जी से जवाब ले लेता हूँ उसका, क्योंकि राकेश जी देखिए, राकेश जी जूनियर मिनिस्टर HRD कथेरिया साहब कह रहे हैं अगर भगवाकरण हर चीज का देश में हो भी जाए, शिक्षा का इंक्लूडेड, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उससे चीजें सुधर रही हैं तो। दूसरी तरफ कैराना, अयोध्या और तमाम तरह की जो हिंदू पलायन की लिस्ट आ रही है ये, तो इसका मतलब पूरा जोर बीजेपी इसी तरफ लगा रही है यूपी चुनाव को देखते हुए, संघ का जो एजेंडा है। राकेश जी देखिए मानक जी, बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो चुनाव में दिखाई पड़ जाएगा। अच्छा करेगी तो वोट मिलेगा, नहीं करेगी नहीं मिलेगा। लेकिन जो मूल बात मैंने कहा, और मोहन भागवत जी ने आज पूरे देश को, राष्ट्र को संदेश दिया, बहुत ही मॉडरेट भाषा में उन्होंने क्या कहा, ये राज्य का उत्तरदायित्व है, बहुत दुखदायी है। उन्होंने कोई सांप्रदायिक प्रश्न का सवाल नहीं उठाया। कहने का अर्थ है कि उन्होंने एक मॉडरेट तरीके से संदेश दिया कि देश के किसी भी कोने में यदि किसी एक मजहब के व्यक्ति को मजहब के कारण यदि छोड़ना पड़े, चाहे क्राइम का फॉर्मूला अपनाए या वहां से तो मुस्लिमों की भी लिस्ट आई है पलायन करने वालों की। राकेश जी मैं कहता हूं
अरे मेरी बात सुन लीजिए। देखिए 14 आदमी जो काला मुकीम ने मारे उसमें 11 तो मुसलमान हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं, कंप्लीट करिए। मैं बात पूरी कर लूं मौलाना साहब। अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसको बोलिएगा। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मैं शांति से बैठा हुआ था। एक बात में, एक रिपोर्ट है अपने ही शहर की बस्ती में बदलने को मजबूरी, ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। आप जाइए कोर्ट में केस कीजिए इस अखबार पर। इसमें बाईलाइन रिपोर्ट है अवनीश त्यागी की, और उस रिपोर्ट में कहा गया, मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर का कह रहा हूं, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में आज से 10 साल पहले पॉपुलेशन का रेशियो क्या था, अब क्या हो रहा है। देखिए इस वस्तु स्थिति से आपको अब क्या हो रहा है, देखिए इस वस्तु स्थिति से आपको निपटना पड़ेगा। मैं तमाम मुस्लिम समुदाय को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, कुछ निहित स्वार्थी तत्व जो कि फिर से उसी मानसिकता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं तो दिल्ली के लक्ष्मी नगर का उदाहरण दे रहा हूं। यदि मैं गलत होऊंगा तो मैं माफी मांग लूंगा आपके चैनल पर। नहीं, केजरीवाल जी सुन रहे होंगे। का रेशियो क्यों बदल रहा है, कैसे बदल रहा है? उम्मीद कर रहा हूं आम आदमी पार्टी केजरीवाल सुने या ना सुने, मैं तो मौलाना साहब से कह रहा हूं। मौलाना साहब जैसे, मैं मौलाना साहब, मेरी बात सुनिए, मौलाना साहब से लाख डिफरेंस होते हुए मानता हूं ये सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मैं उन अनसुलझे हुए लोगों की बात कर रहा हूं जो देश में विभाजन कराना चाहते हैं। इस विभाजन की प्रवृत्ति पर हम नहीं रोकेंगे, यथार्थ से नहीं मुकाबला करेंगे। ये कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक जी देखते रह जाएंगे। 47 में आपने क्या कहा, लाशों पर विभाजन नहीं होगा, और आपने जिंदे जी विभाजन करा दिया। मैं कह रहा हूं विभाजन हम दोनों के लिए दुखदायी है, जो पाकिस्तान में उनके लिए, जो हम हैं उनके लिए। हम क्या खुश हैं विभाजन से? क्या पाकिस्तान राकेश जी जिसने विभाजन कराया वो तो चला गया। राकेश जी मैं कह रहा हूं वस्तु स्थिति से लड़ना होगा मुकेश जी। और समाजवादी पार्टी को मैं संदेश देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी रहेगी नहीं रहेगी। और अंतिम एक लाइन, मुलायम सिंह जी ने 1990 में गोली चलाई थी, माफी मांग ली है। मुलायम सिंह जी को आगे भी माफी मांगनी पड़ेगी, और संतों के और अब तो मांग लेंगे वो होगा। हिंदुत्व का मतलब मजहब नहीं है, राकेश जी वो माफी मांग लेंगे जब यात्रा लेके जा सकते हैं। मौलाना मुलायम सिंह से मुलायम राम सिंह यादव बन सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश का वोट मुसलमान अब हमारे हाथ में नहीं रहा, इसलिए सब गेम वो कर रहे हैं। वरना जहां साधुओं की आपने टीम भेजी थी, 2-4 मौलाना उसमें शामिल करते तब रिपोर्ट सही आती। और हम तो ये कहते हैं संबित जी, सरकार आपकी है, सर्वदलीय एक टीम बनाइए और उसको कैराना भेजिए, फिर रिपोर्ट मंगवाइए और वजीर आजम से उसका इनॉग्रेशन करवाइए। सर्वदलीय बैठक पार्लियामेंट से पहले होती है, उसमें कोई नतीजा निकलता है? कुछ नहीं तो निकलता। इस पे क्या निकलेगा फिर? कुछ तो सीबीआई से जांच कराइए ना। मैं थोड़ा आना चाहूंगा। बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। संबित क्लोजिंग कमेंट, टाइम खत्म हो रहा है, क्लोजिंग। देखिए इस बात से मैं मौलाना साहब से सहमत हूं कि सीबीआई से जांच होना चाहिए, क्योंकि संत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो हो नहीं सकता है, या मौलाना ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। मैं दोनों का सम्मान करते हुए कहता हूं। जब अखलाक का दादरी में विषय हुआ था, बड़ा घृणक था विषय, मगर क्या वहां मौलाना भेजे गए थे जांच करने के लिए? बिल्कुल नहीं। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर ऐसे संत भेजना उचित नहीं है। मगर मैं आज मुकेश जी से भी कहूंगा, मुकेश जी, एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ ली है ना आपने कि नहीं पढ़ी है? मुकेश जी ने सुना नहीं लगता है। मुकेश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, 10 सेकंड दे रहा हूं सर। एंटनी कमेटी पे आ गए। एंटनी कमेटी की रिपोर्ट हमने पढ़ ली है संबित जी, और हमें ना कैराना की सच्चाई भी पता है। दिन 346 परिवारों के पलायन की आपके मेंबर पार्लियामेंट ने सूची दी है, उसमें से 188 लोग 5 वर्ष पहले पलायन कर गए थे, 66 लोग 10 वर्ष पहले पलायन कर गए थे, 26 परिवार अभी भी कैराना में रहते हैं, कुछ लोगों का देहावसान हो गया, उससे ज्यादा तो लगभग 1500 परिवार। ठीक है सर, टाइम मेरे पास खत्म हो गया सर। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, मुकेश नायक, मदन चौहान, राकेश सिन्हा और मौलाना अंसार रजा, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए।